राधे राधे जी। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, मैं फिर से वही क्लास रूटीन से लेके आई हूँ। कुछ दिनों का गैप हो गया था किसी कारणवश। फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं और ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या बीपीएससी 4.0 की तैयारी करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अभी जो दिसंबर में सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और ऐसी ही क्लासें हम आपको नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। आप लोगों ने संज्ञा को पढ़ा होगा सभी के द्वारा, लेकिन कहते कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, वो मायने नहीं रखता है। मायने वो चीज़ रखती है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आता है और क्या इस चीज़ से हमारे एग्ज़ाम में बेनिफिट होता है। हमने आपको जो लास्ट क्लास पढ़ाई है, आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारी क्लास को देखिए और उसमें से यूपी पुलिस में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं ओनली 5 क्लास से। तो आशा करते हैं कि ये भी क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और संज्ञा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं कि संज्ञा संज्ञा क्या है। हम लोग बचपन से रटते आए हैं, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए होती हैं, तो हम ऐसे याद नहीं करेंगे। हम कैसे याद करेंगे? सभी का नाम, एक शब्द में सभी का नाम संज्ञा है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है और उसका कोई ना कोई नाम दिया गया है, तो वो क्या है? संज्ञा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि सभी का नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे हमने कह दिया राम, सीता, पेन, मकान, घर, कुछ भी दे दिया नाम, तो वो सब क्या है? संज्ञा ही है। संज्ञा को डिवाइड कर दिया गया है। कैसे किया गया है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रचना या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती है। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञाएं 3 होती हैं और अर्थ या सामान्यतः पूछा जाए, अर्थ की दृष्टि से या सामान्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन बनता है और यहाँ बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते, तो आपको भूलना नहीं है। रचना या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब देखिए, अगर भूलते हो तो कैसे आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तो उत्पत्ति में ऊ कैसा बना हुआ? 3 टाइप का बना हुआ है ना, तो उसी से याद रखना है कि 3 उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सामान्यतः 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, उसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हमने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन, क्योंकि जाति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। जाति में बहुत सारे व्यक्ति आएंगे तो जातिवाचक बहुवचन में हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। ऐसे ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो ये वचन आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जहाँ पे अक्सर गलती होने की संभावना रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बताया जाता है? जब किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु के बारे में नाम लिया जाए तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जी हाँ, एक ही होगा। जैसे होली, दिवाली, होली एक ही होती है, हालांकि त्योहार होते हैं, लेकिन होली, दिवाली, सपना, रीना, मोहन, सोहन, गेंदा, चमेली, फेड़ा, बर्फी, गंगा, गोदावरी, रामायण, महाभारत, किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? यहाँ पे एक व्यक्ति वस्तु का नाम लिया जाता है और जबकि जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थान के नाम का बोध होता है।
एक ही प्रकार के। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया त्योहार, अब त्योहार में सारे त्योहार आ जाएंगे, तो जब त्योहार बोला जाएगा तो जाति, और होली दिवाली बोल दी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने बोल दिया स्त्री, पुरुष, जाति ही का बोध हो रहा है ना। फूल, मिठाई, नदी, ग्रंथ, ये सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब ग्रंथ में मैंने नाम ले दिया रामायण या महाभारत, तो ये किस में चला जाएगा? व्यक्ति, क्योंकि रामायण अलग हो गया, महाभारत अलग हो गया, जबकि दोनों क्या है? ग्रंथ है। मैंने बोल दिया फूल, फूल क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और जब फूल में से किसी का नाम ले दिया गया, गेंदा या चमेली, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कहने का मतलब है जहाँ पुरुष यानी कि प्रॉपर किसी जाति में पूरे जाति का बोध हो जाएगा, वहां जातिवाचक। उस जाति में से किसी एक को निकाल के उसका नाम ले दिया जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखिए, कहते हैं शिक्षक, नेता, इनकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन इनका जो नाम आता है वो जातिवाचक संज्ञा में ही आता है। जैसे शिक्षक हुआ, नेता, वकील, मौसम, बाजार, राज्य या राज्यपाल या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक जातिवाचक संज्ञा है, ऐसा पूछा जाता है। घोड़ा, तोता, गाय, कोयल आदि, ये सभी क्या है? जातिवाचक। अब देखिए यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं कहती बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गाय, आपको लगेगा गाय तो एक नाम है, या तोता, तोता तो एक पक्षी है, तो ये सब शायद हो सकता है व्यक्तिवाचक हो, लेकिन नहीं। तोता की भी अपनी प्रजातियां होती हैं, गाय की भी अपनी प्रजातियां होती हैं। तो गाय, तोता, घोड़ा, कोयल, ये सभी की सभी जातिवाचक में आती हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग वैरायटी होती है। आगे है वस्तुओं के नाम, मेज, कलम, बाल्टी, ये सारी की सारी जातिवाचक में आती हैं। प्राकृतिक तत्व कहीं भी आते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़ आदि। जी हाँ, आपने देखा होगा जैसे हरिकेन, चक्रवात, टाइफून, इन सभी के अलग अलग नाम होते हैं। तो इन जैसे प्रॉपर कह दिया गया आंधी तो जातिवाचक, और टाइफून कह दिया गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। संबंधियों या व्यवसायों या पदकारियों के नाम भी क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। भाई, भाई हमारा जब प्रॉपर कोई कह देगा, जैसे किसी का नाम ले दे, जैसे राहुल, रिंकू, ऋषि, ऐसे नाम ले दिया गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और सिर्फ भाई कह दिया गया तो जातिवाचक हो जाएगा। जुल्हा, ठग आदि, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुल्हा, जुल्हा में कौन सी संज्ञा है? तो ये इंपोर्टेंट वर्ड है, यहाँ आपको याद रखना है कि जुल्हा में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लिया आपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को। नेक्स्ट संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, जहाँ पर भाव, गुण, धर्म, दशा इत्यादि का ज्ञान होता है, वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे जो चीज हमें दिखती नहीं है, प्रेम, प्रेम हमारा एक भाव ही तो होता है, हमें किसी से लगाव हो जाए। शैशव, ममता, माँ की ममता क्या है? दिखाई देती है? नहीं, वो एक भाव में प्रकट होती है, वो महसूस होती है। तो ये ममता, पंडिताई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडिताई में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो प्रेम, शैशव, ममता, पंडिताई, हरियाली, औचित्य, ये वर्ड आपको याद रखना है। औचित्य में कौन सी संज्ञा है? तो औचित्य में भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, अमीरी, ये सब दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। एक गरीब आदमी कैसे जीता है उससे पूछे जाके, तो दिखेगा नहीं आपको, उसको महसूस होती है। अमीरी, मिठास, तीखापन, अपनत्व और सजावट, ये सारे की सारे वर्ड भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, हो सकता है आपको ये हल्का हल्का लगे कि ये तो सब पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन याद रखना जो यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। तो आप इन वर्डों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे औचित्य हुआ, शैशव हुआ, पंडिताई हुआ, ये सारे वर्ड में भाववाचक संज्ञा है। आगे इनका निर्माण भी हो जाता है, जैसे मित्र, जातिवाचक संज्ञा होती है, और मित्र से बनता है मित्रता, तो ये क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि उसमें प्रत्यय का यूज हुआ। क्रिया से भी बहना से बहाव, चढ़ना से चढ़ाई, क्रिया होती है बहना,
जब कोई चीज बहती है और उससे बहाव क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। चढ़ना, चढ़ना से बन गया चढ़ाई। ऐसे ही सर्वनाम होता है मम, मम मीन्स होता है मेरा, और मम से क्या बन जाएगा, ममता। अपना से बन जाएगा अपनापन। तो विशेषण होगा गर्म, और गर्म से बनेगा गर्मी। कठोर से बनेगा कठोरता। तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, और जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अव्यय से भी, जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल बनाई जा सकती है। अव्यय है दूर, और दूर से भाववाचक संज्ञा बनेगी दूरी। अव्यय है निकट, और निकट से बनेगा नैकट्य। तो ये रही भाववाचक, तो ये रही है भाववाचक संज्ञा। ये शब्द आपको याद रखने, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है? तो बिल्कुल हो जाता है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पे याद रखना है। आगे आती है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पूरे समूह का बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, मैंने वही शब्द यहाँ पे लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा भीड़। भीड़ एक व्यक्ति की नहीं होती है, दो व्यक्ति की नहीं होती। जहाँ पे 3 से ज्यादा यानी कि अधिक पुरुष होते हैं वहां पे भीड़ का नाम दिया जाता है। तो समूह सा बन जाता है। भीड़, मेला, आर्मी, सेना, सभा, मंडल, गुच्छा, दर्जन, काफिला, जत्था, कुंज, गिरोह, ये सारे शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। ये तो चीजें आपको याद होंगी, भीड़, मेला, आर्मी, सेना, सभा, मंडल, गुच्छा, दर्जन। आपको याद रखना है शब्द कुंज। कुंज में कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक। आपको याद रखना है गिरोह, गिरोह में समूहवाचक संज्ञा होगी। तो जहाँ पे समूह का बोध होगा, भीड़, मेला, मेला एक व्यक्ति से नहीं होता है, जब हम बहुत सारे लोग देखने जाते हैं तभी मेला बनता है। तो जहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होगा, पूरे समूह का बोध होगा, वहां समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट और अंतिम संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जहां पर नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना, दूध, पनीर, चांदी, पनीर, चाय, तेजाब या चमड़ा, ये सभी कैसी हैं, द्रव्य पदार्थ हैं। तो इन सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब आपको यहाँ याद रखना है क्या, चमड़ा, तेजाब। तेजाब में अक्सर पूछी जाती है कौन सी संज्ञा है, तो आपको याद रखना है तेजाब और चमड़ा में भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनसे संबंधित यानी कि संज्ञा से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आपको यदि ये क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली ही आपको ऐसी ही क्लासें कंटिन्यू बनाए रखेंगे और आने वाले आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मददगार होंगे। राधे राधे।